नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक मैथ्स की सीरीज़, जिसमें कि हमने मिक्स क्वेश्चंस लिए हैं जो कि अभी एग्जाम हुए उसमें भी आए हैं, जो प्री-वाईक्यूज़ हैं वो भी हैं। सबको मिलाकर हमने एक सेट बनाने की कोशिश करी है प्रीवियस ईयर से 15 क्वेश्चंस के। जैसे कि आपको पता ही होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 15 ही क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में। और बहुत सारे, जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, और ड्राइवर एटीपीओ और एडब्ल्यूओ टीपीओ का भी एग्जाम आने वाला है। तो उसी को देखते हुए ये सेट्स तैयार करे गए हैं। और मेनली इन सेट्स में होगा क्या, 15 क्वेश्चन जैसे कि हमने डिस्कस करा है वो सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे जो हम सेट्स कराएँगे उन्हें करने के बाद आपको डेफिनिटली एक कॉन्फिडेंस फ़ील होगा। अगर यहाँ कॉन्फिडेंस फ़ील होगा तो ऑटोमैटिकली एग्ज़ाम में आप अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। सिलेबस 2 महीने में तो वैसे भी कंप्लीट नहीं होना, तो जिन लोगों को लगता है उनकी मैथ्स क मतलब वीक है या उतनी तैयारी नहीं हो पाई है, सेट्स कैसे लगाते हैं उनको नहीं पता है, तो वो इन सब वीडियोज़ से हेल्प लेके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इन सारे सेट्स में हमने कोशिश करी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे काम किया जाए, जो कि पिछली एग्जाम्स को एनालिसिस करके कौन-कौन से उसमें टॉपिक्स आए हैं, उन सबको देख के, तो सारे उसी हिसाब से सेट्स डिज़ाइन करे गए हैं, फ़ॉर्मूलाज़ को देखते हुए। और 2-2 घंटे की क्लास ना लेके, जैसे कि आजकल देखते हैं आप, बहुत सारी जगह 2-2 घंटे की क्लास चल रही है और क्वेश्चन उसमें 5 ही होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम 20 से 25 मिनट की क्लास रखेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि 15 क्वेश्चन भी करा दिए जाएँ, और उसके अतिरिक्त जो आपको समझाना है, सिखाना है, नए फ़ॉर्मूले हैं, वो सब भी उसमें कर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या वो क्वेश्चन में पूछा है, कई बार हम जल्दबाजी में सिली मिस्टेक कर जाते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि जैसे कि हमने पढ़ा, इफ़ के और के की ये 2 चीज़ें दे रखी हैं, और वो कह रहा है कि प्राइम नंबर है। तो के की कौन-सी वैल्यू रखेंगे, के स्क्वायर माइनस 3 और के क्यूब माइनस 5 प्राइम नंबर बन जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम डायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा ऑप्शन उठा के रख देंगे। और जैसे ऑप्शन उठा के रखेंगे, मान लो के की जगह हम 2 रख दें, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, के का स्क्वायर करेंगे माइनस 3 यानी 2 आ गया। और यहाँ पे 8 यानी 2 को, अगर के की जगह 2 को रखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 2 की क्यूब माइनस 5, और ये आ जाएगा 3। हमें पता है कि 2 और 3 दोनों प्राइम है, तो ये पहले उस पे ही सेट हो गया, तो आंसर इसका 2 ही होगा। बाकी हमें चेक करने की भी वो नहीं है, अगर आपके कहने पे मैं चेक भी कर दूँ, मान लो कि हम 4 ही रख दें। अगर हम के की जगह 4 रखेंगे, 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3, 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3। तो जब हम यहाँ बाहर ही 4 देख रहे हैं, तो 4 तो ऑटोमेटिक, क्या 4 प्राइम है? 2 से कटेगा तो ये प्राइम हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसी के अतिरिक्त हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्राइम नंबर कौन से हैं, इवन नंबर कौन से हैं, ऑड नंबर कौन से हैं। ये 3 हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। बाकी जैसे-जैसे सीरीज़ आगे बढ़ेगी उसमें बहुत सारे नंबर आएँगे, कंपोज़िट नंबर, इरेशनल, रेशनल सब आ जाएँगे। तो धीरे-धीरे हम बढ़ाएँगे, पढ़ाई करेंगे, और एक साथ बर्डन ना लेके धीरे-धीरे करेंगे। तो प्राइम नंबर वो होता है जो अपनी टेबल में आता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यानी ये किसी और के टेबल में ना आए, जो अपनी टेबल में कटे, उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। सबसे छोटा नंबर प्राइम 2 है। इवन नंबर क्या हो, जो डिविजिबल बाय 2 हो, यानी जो 2 के टेबल में आते हो या 2 से भाज्य हो, डिविजिबल हो, उन्हें क्या कहते हैं, इवन नंबर। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 0, ये होते हैं इवन नंबर। और जो 2 से नॉट डिविजिबल बाय 2, यहाँ नोट कर लो, कभी कल को आप लोग कहें कि गलत लिख दिया। तो ये क्या होगा, 1, 3, 5, 7 और 9। तो ये चीज़ सीखने की थी यहाँ पे। हमने जाना कि प्राइम नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर क्या है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन से पहले हमें 3 फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, और ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है, और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ये सेट्स डिज़ाइन ही ऐसे करे गए हैं कि आपको फॉर्मूले भी साथ साथ रिवीजन होता रहे, या जिसको नहीं आते हैं वो इन्हें याद कर ले। जब भी हम देखेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछेगा, तो जो भी साइन यहाँ होगा बीच में, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ पे ए प्लस बी आएगा बाहर, और अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा। यानी अगर प्लस बाहर होगा तो अंदर माइनस ए बी होगा। ऐसे ही यहाँ देख लेते हैं, माइनस है तो पहले माइनस आ जाएगा और अंदर प्लस आ जाएगा, यानी जो बाहर साइन होगा उसके अपोजिट अंदर साइन आएगा। अब ये फॉर्मूले दोनों डिफरेंट हैं, यहाँ से हम निकालें, इसका फॉर्मूला ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी। ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, इनका कोई चारा नहीं है। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3abc, और ये ए माइनस बी। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है किसी चीज़ को, मैंने आज तक बहुत कम ही ट्रिक्स ऐसे याद करी हैं और सीखी हैं। तो मतलब बेसिक्स को आप इतनी बार कर लो कि वो आपका हाथ इतनी तेज चलने लगे उसमें कि आपको एकदम क्वेश्चन देखते ही रियलाइज हो जाए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि एक ही चीज़ 3 बार लिखी गई है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा। तो हम इसे, अगर इस पूरे को ए मान लें और 31 जो दिया गया है इसे बी मान लें, तो यानी ए क्यूब
प्लस बी क्यूब, और ये नीचे लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसका ऊपर वाले का, तो ये होता है, क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये अपॉन में यही दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से ये कट गया और ये आ गया ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू क्या है 0.061 और बी की वैल्यू क्या है 0.031, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, तो ऐसे ये क्वेश्चन ये हो गया। तो दो क्वेश्चन से आपको पता लग गया होगा कि ये सेट्स कैसे डिज़ाइन किए गए हैं, फॉर्मूले भी आपको याद होते चलेंगे। अब हमें क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ प्राइम नंबर एंड द प्राइम नंबर इमीडिएटली ग्रेटर देन, वो कह रहा है कि शुरू से शुरू करते हुए पांचवा जो प्राइम नंबर है, यानी जो पांचवा प्राइम नंबर है और जो 100 के तुरंत बाद प्राइम नंबर है। अभी हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपनी टेबल में कटते हैं। तो अगर हम यहाँ से लिखना शुरू करें 2, 3, 5, 7 और 11, ठीक है, उन दोनों के मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर पूछ रहा है, यानी 11 को किसी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, हम इसका वो भी चेक कर सकते हैं, ये भी 11 से है, नहीं ये 11 से नहीं है, 101 से है, ये 11 से है, 99, ये भी 11 से है। तो मतलब वैसे तो हम चेक नहीं कर पाएंगे कि मल्टीपल में, तो हम 100 के बाद देखेंगे कि 101 ये होता है। अगर 101 को 11 से करेंगे, 101, 101, तो ये आएगा 1111, तो यानी आंसर क्या हुआ ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि सॉलिड स्क्वायर ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या हो गया पेन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर 30, तो सबसे पहले लिख लेंगे डायमीटर 30 है, तो रेडियस कितनी होगी 15। हमेशा याद रखना कि डायमीटर के आधी रेडियस होती है, या 2r को हम डायमीटर कहते हैं। और इतना सबको पता होगा कि डायमीटर क्या होता है, जैसे जो भी लाइन सबसे बड़ी लाइन सेंटर से पास हो रही हो उसे हम डायमीटर कहते हैं। ये आर और इस पूरे को हम डी कहते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि एक स्फीयर से हमने क्या बनाई, एक वायर बनाई। वायर हमेशा याद रखेंगे, जो वायर होगी वो सिलेंडर की फॉर्म में होगी हमेशा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम के फॉर्मूलाज। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेंडर का, इसी के साथ साथ हम देखेंगे किसका, कोन का, और इसी के साथ स्फीयर का और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर रेडियस है और एच हाइट है, ठीक है। ऐसी कोन का सेम रहेगा सिलेंडर जैसा, बस स्टार्टिंग में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ऐसे ही इसका 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और इसका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो इन फॉर्मूले को याद कर लेंगे वीडियो पॉज करके, अगर याद करना है। वैसे अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं इन्हें फटाफट से। और फिर अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा था, गया क्वेश्चन ये रहा। वो कह रहा है कि स्फीयर के इससे हमने वायर बनाई, तो लेंथ बतानी है वायर की। जब भी हम किसी चीज़ को किसी चीज़ में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो उनका वॉल्यूम जो है इक्वल रहता है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ से हमने 4/3 पाई आर क्यूब इसके इक्वल रख दिया पाई आर स्क्वायर एच, और ये स्फीयर की रेडियस है और ये सिलेंडर की है, तो पाई से पाई कट गया, ठीक है जी। अब दोनों की इसकी रेडियस, इसका डायमीटर 10 दे रखा है सिलेंडर का, तो यानी इसकी रेडियस 5 हो जाएगी और इसकी रेडियस 15 हो जाएगी। तो यहाँ से हमने 4/3 इंटू 3 बार लिखेंगे क्योंकि आर क्यूब है, तो 15 × 15 × 15, और इधर सिलेंडर की हम लिखेंगे 2 बार, यानी 5 × 5, और हमें हाइट यानी लेंथ निकालनी है। यहाँ पे लेंथ जो कही गई है वो उसका मतलब हाइट ही है, यानी सिलेंडर की गिरी हुई, मतलब ऐसे सिलेंडर गिरा हुआ है ऐसे, तो ये इसकी जो लेंथ होगी यही हाइट होगी। तो यहाँ से 3 × 5 = 15, यहाँ से 5 से काट दो, 5 3 × 5 3, तो हाइट क्या आ गई 20 × 9 = 180, 180 इसका आंसर हो गया। तो ऐसे ही हम तेजी से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है कि 3 आदमी हैं ए बी सी, जो कि अपना काम 8 दिन में, बी अपना काम 10 दिन में, और सी अपना काम 12 दिन में करता है। जब भी ऐसा काम करने वाला क्वेश्चन होगा तो इसमें हम एलसीएम लेके ये टोटल वर्क निकाल लेते हैं, यानी इन तीनों का जो भी वो होगा एलसीएम, वो हमारा टोटल वर्क होगा। तो 8, 10, 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। 8, 10, 12 का एलसीएम मतलब वो छोटे से छोटा फैक्टर जो इन तीनों से कटेगा वो क्या होगा, मान लो कि वो 120 है, तो अगर हम एलसीएम 120 लेंगे तो 8 से कितनी बार कटेगा 15 बार, ये 12 बार, और ये 10 बार, यानी ये 10 बार। अब वो कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज, ये तीनों अगर मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे,
यानी टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ABC। तीनों की एफिशिएंसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क 120 था, एफिशिएंसी इनकी आ गई 37, तो यही इसका आंसर हो गया। यहाँ पे हम एलसीएम कैसे निकालना सीखेंगे। अगर हमें निकालना हो किसी का 8, 10, 12 का अगर एलसीएम निकालना हो तो इसमें कॉमन ले लेते हैं। जैसे कि 4 × 2 लिख लिया, 5 × 2 लिख लिया, और इसे 2 × 2 × 3 लिख लिया। यहाँ से 2 ले लिया, 2 ले लिया, 2 ले लिया, यानी एक बार 2 आ गया। जो तीनों में कॉमन होगा उसे एक बार लिखेंगे। 4 आ गया, एक 2 उसमें भी आ गया 4 में, तो इसे 4 को छोड़ देंगे। 5 एक बार है तो एक बार लिख दो, 3 एक बार है तो एक बार लिख दो, 8, 15, 120 ऐसे एलसीएम निकालते हैं, यानी कॉमन लेके। कई बच्चे ऐसे भी निकालते हैं एलसीएम 8, 10, 12। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, जिनका हाथ सेट है ऐसे क्वेश्चन करने में तो वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट ऐसे थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये 15 से कटेगा, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 टोटल वर्क आ गया। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक आदमी के पास मान लो कुछ रुपए थे, उसमें से उसने 18 रुपये खो दिए, या 18% खो दिए। उसके बाद जितने पैसे बचे उसमें से 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपये बचे। तो ऐसे क्वेश्चन में बस क्या करना है कि स्टेटमेंट को फॉलो करना है कि मान लो उसके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से उसने 18 यानी 18%, यानी 100 का 18% 18 होगा, तो 82 रुपीज़ उसके पास अब बचे। अब वो कह रहा है कि इसमें से 87% उसने खर्च कर दिए। ठीक है जी। 80, अगर मान लो कि किसी चीज़ में से 87, मान लो कि कोई चीज़ 100% है, उसमें से 87% खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 13%। तो वो यही कहना चाह रहा है कि 13% जो बचे हैं उसकी वैल्यू 122 है, यानी 82 रुपीज़ जो उसके पास बचे थे उसका 13% 122 के इक्वल है। ठीक है, यही तो कह रहा है भाई वो। अब इसे कटिंग वटिंग करके इसकी वही आंसर आ जाएगा हमारा, यानी 122 × 100/82 और वो पूछ रहा है 100 की वैल्यू, तो एक बार ओरिजिनल वैल्यू 100 थी हमारी, उससे वो कर देंगे। तो अब इसे काट पीट के क्या आएगा, अगले पेज पे चलते हैं, वहीं से सॉल्व करेंगे। 122 × 100 × 100 अपॉन 82 और ये 13। मान लो कि ये 41 आ गया और ये 61 आ गया। 13 को 40 जल्दी जल्दी करेंगे। 13, 52, 3, 3, 533 से इसे अगर मैं 61 एक बार, 533, 7 बचा, 10 में से 3 गए, 7 आ गया, फिर एक बार गया 533, 7 आ गया, 6 में से 3 गए, 3 और 2, और ये 4 टाइम्स चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। 533 इंटू 4 करेंगे, 4 3 12, 13, 21 32 आ गया, यानी ये 4 बार चला गया, 21 32 आ गया, ये यहाँ पे 8 आ गया, 6 में से 3 गए, 3, और ये 238 आ गया। तो ये लगभग आएगा आपका 1144 आंसर आएगा, क्योंकि ये फिर से 4 बार ही जाएगा। एक जीरो ऊपर से उतारेंगे जब हम, तो ये फिर से 21 32 ऐसे ही आएगा, और ये नीचे। अब हमें पता लग गया ऑप्शन देख के कि ये आंसर यहाँ पे इतना ही बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन रेडियस दे रखी है ट्राइंगल की। ट्राइंगल की इन रेडियस किसे कहते हैं? इन रेडियस होता है कि जब हम मान लो कि एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल ले लें, ये ऐसे है, ये तीनों पे टच हो रहा है। दोबारा बना के देखते हैं इसे। एक ट्राइंगल की इन रेडियस किसे कहेंगे कि मान लो कि एक तो सर्कल बाहर है ऐसे ट्राइंगल के, और एक अंदर है। जो अंदर वाली यानी इन मतलब अंदर वाली, इस आर को, इस रेडियस को इन रेडियस कहते हैं ट्राइंगल की। और बाहर वाली को क्या कहते हैं? बड़े को अगर हम इस वाले आर को देखेंगे सेंटर से, ये आर कहलाएगा सरकम रेडियस। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट देख लें। अगर हम इन रेडियस निकालने को दें, इन रेडियस होता है आर, तो हमेशा याद रखेंगे कि मान लो कि इसे कहते हैं आर, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये एरिया रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया इज इक्वल टू एस इंटू आर। ये आर इन रेडियस होती है यहाँ पे, एस सेमी पेरीमीटर होता है, यानी पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर क्या कहते हैं? पेरीमीटर किसी भी उसको, बाहर वाली इसको कहते हैं, अगर टोटल कर दें इसे। क्या पैरामीटर होता है? पैरामीटर नहीं पता तुम लोगों को? ए प्लस बी प्लस सी को पैरामीटर कहते हैं ट्राइंगल का, यानी बाहर वाली सारी साइड्स का सम करके इसे पैरामीटर कहते हैं। तो इसी का आधा अगर हम कर दें तो उसे सेमी पैरामीटर कहते हैं। तो अब हमें यहाँ से फॉर्मूला पता लगे। इन रेडियस दे रखी है कितनी? 7,
एरिया दे रखा है 343, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है आर एस लिखते हैं, ट्राइंगल इज इक्वल टू आर एस लिख लेना, यानी ये एरिया हो गया, ये रेडियस हो गई, और ये सेमी पेरीमीटर हो गया। ठीक है, 343, आर को 7 लिख दिया, और सेमी पेरीमीटर, यानी हमें पेरीमीटर तो निकालना, सेमी पेरीमीटर निकाल के उसे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, यानी ये 47 से कटेगा 49 टाइम्स, 49 सेमी पेरीमीटर आ गया, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर आ जाएगा, तो 98 आंसर हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि एलसीएम किसी भी उसका नहीं, 2 नंबर का 12 टाइम्स है एचसीएफ के। अब अगले पेज पे हम पहले समझ लेते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़ा सा बड़ा फैक्टर जिससे एक संख्या कट रही हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि हम देख लें कि 5 10 15 का निकालना हो, या फिर 3 4 5 का। जैसे कि इसमें अगर हम एचसीएफ निकालें 5 10 15 का, तो इसे कैसे लिखेंगे, 1 × 5, 2 × 5, 3 × 5, यानी तीनों में 5 कॉमन है, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तीनों में। 3 4 5 को कैसे लिखेंगे, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 5, यानी इसमें एक तीनों में आ रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा, एक। ऐसे निकालते हैं। एलसीएम अभी हमने पीछे देखा ही था, 8 10 12 का कैसे निकाला था, तो 8 10 12 का एलसीएम कैसे निकलेगा, 2 × 2 × 2, 2 × 5, 2 × 2 × 3, यानी 2 × 2 यहाँ भी है, 2 × 2 यहाँ भी है, तो 4 सबसे पहले लिख लेंगे, फिर 5 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, तो ये तो आएगा। अब बचा 2, अगर एक ही इस 2 को एक ही बार लिख लो, तो ये क्या आ गया, 8 5 3, 40 × 3 120, ऐसे एलसीएम निकलता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे वापस से। वो कह रहा है कि एलसीएम जो भी है, एलसीएम 12H के बराबर है। एक नंबर 8 दे रखा है, और दूसरा नंबर मान लो कि बी है, तो हमें पता है कि 8 × बी हमेशा HCF × L होता है, ये याद रखेंगे हम यहाँ से। अब हम देखते हैं कि उसने एक नंबर 8 दे रखा है, ये हमेशा होता है कि सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF × LCM, ये फॉर्मूला कह लो या जैसे कह लो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सम ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू 52। अगर हम यहाँ से L की वैल्यू इसमें रख देंगे, H + 12H करके 52 कर देंगे, 13H की वैल्यू 52 आ गई, H की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। ठीक है जी, अब इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें, तो इक्वेशन 1 में अगर H की वैल्यू रख दें तो L की वैल्यू 48 आ गई। अब सारे को उठा के इधर रख दो, 8 × B, H की वैल्यू 4 और ये 48, तो 8 6 48, B की वैल्यू 24 आ गई, यानी दूसरा नंबर 24 है, 24 ही आंसर। तेजी से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस को, सीपी को देख लेते हैं क्या होता है, एसपी क्या होता है, एमपी क्या होता है, प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, प्रॉफिट लॉस किस पे होता है। हमेशा मान लो कि मैंने सीपी वो होता है कि खरीद, कि कितने रुपए की खरीद हुई, एसपी सेलिंग प्राइस यानी बेचा कितने पे, और एमपी उस पे जैसे एमआरपी मान लो, इसे एमआरपी मान के चलो कि उस पे अंकित मूल्य कितना है, यानी उस पे लिखा कितना है। मान लो कि 100 रुपए की चीज थी, 120 की बेच दी, लिखा उस पे 140 था, तो बताओ जब मैंने वो 120 की बेची तो मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो हमेशा जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो हम खरीद पे देखेंगे, कि मान लो 100 रुपए की चीज खरीदी, 120 की बेची, तो यानी ये जो 20 रुपए का मुनाफा हुआ, ये हमेशा खरीद पे होगा, 100 रुपए पे। और जब वो पूछेगा कि बेचने पे कितना होगा, तो वो उसमें पूछ लेगा कि एसपी पे बताना है, यानी बेचने पे कितना प्रॉफिट वो पूछेगा। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है जी, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, यानी 1/5, 5 × 20, यानी 20 ही परसेंट का प्रॉफिट हो गया। ऐसे देखो होता है ये। इसको समझ नहीं आया, एक बार रिपीट करके देख लेना वीडियो। तो ऐसे क्वेश्चन में जब वो कह रहा है कि 32 आइटम की एसपी, डायरेक्ट लिखेंगे, इसे तेजी से करेंगे, इज इक्वल टू 45 कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी यहाँ से सीपी अपॉन एसपी निकाल लेंगे हम। कैसे निकलेगा, अगर ये एसपी इधर चला गया तो ये सीपी के सामने 32 ही रहेगा, 45। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, यानी 32 की चीज़ हमने कितने में बेच दी, 45 पे। अभी हमने देखा है कि ये सीपी है, ये एसपी है, तो सीपी पे होता है, यानी 13 का प्रॉफिट सीपी पे देखेंगे, 32 पे हुआ है, इंटू 100 कर देंगे और इसे सोल्व कर लेंगे। मैं जल्दी से इसे छोटा नहीं करता भैया काट पीट के, तो यहाँ से हम डायरेक्ट देख लेंगे, 4 पे जाएगा लगभग, सारे 4 पे ऑप्शन में, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे। 4 टू जाए 4 128, 2 बचा 20, यानी 0, एक 0 और आ जाएगी। 32 ठीक है, 6 दूनी 12 18, 40.6 समथिंग आ रहा है, 40.6 एक नहीं है, यही आंसर। बस पूरा सॉल्व नहीं करना होता, इतना ही देख के आगे बढ़ो। इन हाउ मेनी सेकेंड्स, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है।
ट्रेन वाले क्वेश्चन को हम क्या इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस इसमें एक स्पीड देखनी होती है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम का, बस ये मेन फॉर्मूला है। और दूसरा क्या देखेंगे, अगर स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में दी हुई है या किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, अगर मीटर पर सेकंड उसमें दी हुई है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोस्टली जब भी आपको लेंथ दे रखी होगी ट्रेन की वो मीटर में दे रखी होगी, या टाइम दे रखा होगा सेकंड में दे रखा होगा। अगर kmph में दे रखी है यानी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, और इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ज़्यादा समझ में आपको क्वेश्चन से आएगा। चलो क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या कह रहा है कि दो ट्रेन है, यानी T1 210 मीटर लंबी है और T2 कितनी लंबी है, 240 मीटर, ठीक है। और स्पीड 1 कितनी है, 97 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड 2 कितनी है, 79 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वो कह रहा है कि क्या निकालना है इसमें, सेकंड यानी टाइम निकालना है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली क्या है कि अगर ट्रेन मान लो कि विपरीत दिशा में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो स्पीड क्या होगी, प्लस। अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो स्पीड क्या होगी, माइनस। इसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। क्या कहता है, दोबारा देख लेते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आ रही होंगी तो दोनों प्लस हो जाएंगी स्पीड, और सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी तो माइनस हो जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के पीछे से आ रही है। अब कम फ्रॉम बिहाइंड एंड कम्प्लीटली क्रॉसेज अ ट्रेन एट दिस स्पीड। तो हम क्या करेंगे, जब एक ट्रेन ये खड़ी है और एक पीछे से आएगी, तो इन दोनों की लेंथ भी जुड़ जाएगी, यानी ये हो जाएगा डिस्टेंस, दोनों की लेंथ को जोड़ देंगे। 210 और 240 को अगर जोड़ेंगे, 450 मीटर की ये पूरी, यानी डिस्टेंस क्या हो गया, 450। स्पीड इंटू टाइम हमें निकालना है। अब हमने देखा कि अगर एक ट्रेन यहाँ खड़ी है पीछे से आ रही है, तो अभी हमने देखा कि दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी 97 में से 79 घटा देंगे, ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 18। 18 किलोमीटर पर आवर में अभी अभी हम इसे कहीं में कन्वर्ट कर लेंगे, 5/18 करके मीटर पर सेकंड में। 18 से 18 कट गया, 5 से ये कट गया 2 बार, यानी 10 को काट दिया 2 बार, और ये आ गया 90। 90 इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। डायमीटर हमने देख ही लिया, डायमीटर निकालना है। डायमीटर कहते हैं किसे, 2r को, ठीक है जी। अब यहाँ से सरफेस एरिया एरिया का फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ से हम इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे स्फीयर का एरिया क्या होता है। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों 4πr² होता है। अब लोग कहेंगे कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया ये होता है कि जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, वो है सिलेंडर है, तो इसका जो ये वाला एरिया होगा, ये जो गोलाई में एरिया होगा, इसे कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। ये जैसे ये कोन है, ये जो गोल घुमावदार एरिया है, इसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। अगर इसी में हम ये वाला एरिया भी जोड़ दें, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। वरना कर्व में हमेशा हम इस वाले एरिया को ही काउंट करते हैं और इसमें ये वाला एरिया काउंट करते हैं, ठीक है। सरफेस में तो पूरी सरफेस ही वही है, तो टोटल सरफेस एरिया और ये दोनों सेम हो जाएगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं हेमिस्फेयर में। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया ये वाला है, अगर हम इसमें ये जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हेमिस्फेयर का हम देखें, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये वाला होगा, ये होगा 2πr²। टोटल में हम एक नीचे वाली सतह भी ऐड कर देंगे तो ये 3πr² हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसमें एग्जाम में, फॉर्मूले पे। फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। 2πrh इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, और इसी में अगर 2πrh में हम एक सतह नीचे वाली ये वाली और एक सतह ऊपर वाली, यानी 2 × πr² ऐड कर देंगे, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसे हम सिंप्लीफाई करके 2πr कॉमन लेंगे, h+r अंदर बचेगा। ऐसी कौन का होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है πrl, और टोटल सरफेस एरिया होता है πrl+r। ये याद करने पड़ेंगे। एल इसे कहते हैं, ये वाली लेंथ। अगर हम यहाँ से, ये एल हो गया, ये एच हो गया, और ये आर हो गया, ठीक है जी। यहाँ से हम ये फॉर्मूला याद करके हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। तो टोटल सरफेस, ये क्या कह रहा है, सरफेस एरिया है स्फीयर का 2500, यानी हमने अभी देखा 4πr² होता है। 4 × पाई 2/7 r² की वैल्यू 2500 पाई है, यानी अच्छा पाई को पाई से पाई करिए। r² को अगर हम लिखें 2500 × 100/4, ये 25 आ गया। आर की वैल्यू 25 आ गई। अब यहाँ पे सिली मिस्टेक क्या होगा कि आधे बच्चे 25 पे आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें डायमीटर पूछा तो 2r की वैल्यू पूछी, तो 50 आंसर होगा इसका, यानी 50 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ पूछा, अभी हमने बहुत 2 बार देख लिया एचसीएफ। एचसीएफ का एक फॉर्मूला ये भी होता है, एचसीएफ ऐसे भी निकलता है 256 और 436, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना हो गया, ये 80 बैठेगा शायद।
नहीं 80 नहीं 120 बैठेगा ये। 120 ये हो गया और इसमें कितना हो गया ये 56 180 हो गया इन दोनों का 60। अब 60 के ऐसे फैक्टर कर लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है। इसमें हमें एचसीएफ निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसमें या तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से देख लें कि वो उस बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जिससे ये तीनों कट रहे हैं। ठीक है जी। और इसका एक डिफरेंस वाला भी होता है, वो हम आगे बड़े क्वेश्चन में ही देखेंगे, यहाँ उसका कोई यूज़ नहीं है। जब इतना छोटा क्वेश्चन आ रहा है तो आप यहीं से देख सकते हैं कि 2 तो नहीं होगा, क्योंकि 2 से तो मल्टीपल 2 के मल्टीपल तो ये भी है और ये भी 2 से सब मल्टीपल है, तो या तो 4 होगा। यहाँ पे सीखने वाली क्या चीज़ है, डिविजिबिलिटी। जब भी 4 से 2 का तो हम सबको पता है कि सारे इवन नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। 4 का देखेंगे, 8 का देखेंगे और ऐसे ही हम 3 का देख लेते हैं, 9 का देख लेते हैं। 4 का क्या होगा कि मान लो कि कोई नंबर ए बी सी लिखा हुआ है, तो अगर बी सी 4 से कटेंगे तो पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा। यानी जैसे 428 लिखा है, अगर मान लो कि हमें पता है कि 28 आखिरी के 2 डिजिट देखेंगे और 28 4 से कट रहा है, तो ये पूरा नंबर 4 से कट रहा है। ऐसे ही हम ए बी सी डी 8 में आखिरी के 3 देखेंगे, जैसे कि 4 3 7 2 कट रहा है 8 से, नहीं कट रहा। इसमें हम आखिरी के 3 देखेंगे, जैसे कि 4 0 72, यानी ये आखिरी के 3 8 से कट रहे हैं, तो ये पूरा नंबर उससे कटेगा। 3 में क्या होता है, मान लो कि 1 2 3 है, इनको सबको इंडिविजुअली ऐड करेंगे, ऐड करके 6 आ रहा है, 6 अगर 3 से कट रहा है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है। 9 का भी ऐसे करते हैं, मान लो कि 7 2 9 लिखा है, सबको ऐड करके क्या आ रहा है 18, 18 9 से कटता है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इन सबको सीखते हुए वापस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे देखते हैं 2 से तो सब कट रहा है, 8 से कट रहा है क्या, ये 8 से कट रहा है, क्योंकि हम क्या देखेंगे आखिरी के 3 यानी 8 टू 16 और 1 16 8 से कट रहा है। 8 एकम 8, 8 से 8 7 जा 56, और ये बट ये 8 से नहीं कट रहा, तो ना तो 2 है ना 8 है। ऐसे जल्दी जल्दी 4 को करेंगे, 4 से कट रहे हैं, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4, यानी 4 हो सकता है। 12 से देख लेते हैं, 12 में 4 भी आता है और 3 भी आता है। तो यहाँ ये 3 से कट रहा है क्या, 4 से तो हमने देख लिया कि 4 से कट रहा है सब, ये 3 से कट रहा है क्या 7, यानी ये 13 आ रहा है, तो यानी 4 ही आंसर है, क्योंकि 3 से ये नहीं कट रहा। 256 ही 3 से नहीं कट रहा, अगर एक ही नहीं कट रहा तो आगे तो हमें देखना ही नहीं। तो यानी 4 इसका एचसीएफ है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन आप जब वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बार बार देखने से। स्मॉलेस्ट रेशो देखनी है, स्मॉलेस्ट रेशो के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो आप बहुत ही सिंपल मेथड से करेंगे, जिसे हम कहते हैं परसेंटेज मेथड। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकलती है किसी भी चीज़ की, इंटू 100 कर दो, तो 25 चौके यानी ये 68% इंटू 100, ये 84%। अब ये मैं इतनी तेज़ क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब इससे 5 से कट रहा है, इंटू 100 करेंगे, ये 1/3 आ गया, तो ये 33.33%। यहाँ से हम कुछ परसेंटेज याद कर लेंगे अभी, 15 पंजे 75%। सबसे छोटा क्या है ये, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन भी आपकी यही होगी। यहाँ हम ये देख सकते हैं कि फ्रैक्शंस को याद कर सकते हैं। एक का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 क्या होगा 16.67%, या इसे हम 16:3 भी लिख सकते हैं। अब ये आती कैसे है, जैसे मान लो कि 1/6 की मुझे कैसे पता लगेगी, तो इंटू 100 कर लेंगे, ये 50/3 हो जाता है। और जब हम 50 को 3 से डिवाइड करेंगे, 16 3 जा 48 होता है, 2 बचा 0.6666 ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ से 16 होल 2/3, या 16 सही 2/3। ठीक है जी, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए ये एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम हम अपने मेथड से निकालेंगे। 3 इंटू 5 लिख लिया, 5 इंटू 7 लिख लिया, 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख लिया, और ये क्या लिख लिया 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी 2 3 जा 6 6 12 36 और 72 हो गया। तो सबसे बड़ा क्या इसमें ये देखेंगे हम, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यानी हाईएस्ट फैक्टर निकाल लेंगे, हाईएस्ट पावर।
ठीक है, 2 की पावर 2 आ गई, 3 आ गई, तो 3 की पावर 2 आ गई, तो 2 की पावर इस पूरे सेगमेंट में हाईएस्ट पावर 2 की 3 है, तो एलसीएम यही होगा, हाईएस्ट पावर लिख लो सबकी, 3 की पावर 2 है, यानी ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, इसकी पावर हाईएस्ट लिख ली, 7 की पावर हाईएस्ट 7 है, 5 की 5 है, तो ये लिख ली, यानी 8 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, इसे जब आप करोगे तो ये 72 इंटू 35 मल्टीप्लाई करके 10, 360, और 3 टू 6 और 21 0 12, यानी 25 20 आंसर आ गया। ठीक है, अब एलसीएम को हम एक और तरीके से सीखने जा रहे हैं, यानी हाईएस्ट पावर का। मान लो कि 16, 64 और 80 का हमें एलसीएम निकालना है, तो यानी क्या हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, यानी इसे ऐसे लिखेंगे ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसकी पावर लिख ली। ऐसे हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है जी। क्या हो गया, 2 टू द 4 48 16 32 64, यानी 2 की पावर कितनी आ गई, 6 आ गई, और यहाँ क्या लिखेंगे, 16 इंटू 5, यानी 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, तो एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 1 है, यानी ये क्या आ गया, 64 इंटू 5 करेंगे, 20 320 इसका एलसीएम आ गया, यानी हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना इन्हीं भी नंबरों का एलसीएम होता है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि इंस्टॉलमेंट वाला। क्या करते हैं, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 1/10। तो कभी भी कोई कहे कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, यानी तो 100 से 110 हो रहा है, ठीक है। फिर कहे कि इस पे 10% हो रहा है, तो वो फिर 11/10 होगा। समझ नहीं आया ना, मतलब ये हमेशा कंपाउंडली वो होगा, 10 का 10% जोड़ेंगे, प्लस 10% जोड़ेंगे, प्लस 10% जोड़ेंगे, तो ऐसे 10-10% ही जुड़ेगा। सिंपल में क्या होता है कि हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसा ही होता है ना, PRT अपॉन 100, और CI का हम क्या करते हैं, कंपाउंडेड होता रहता है, ये मतलब उसी रेशो में ऐड होता चला जाता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, ठीक है। वही लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट वाला, मोस्टली यही वाला क्वेश्चन बनेगा, और इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सारा हम रेट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि रेट 20% है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, यानी परसेंट हटेगा, अपॉन 100 आएगा और काट के। तो इस वाले जब भी अपॉन में जो होता है, ये नीचे वाला हमेशा क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है, यानी जितना हमने लोन अमाउंट लिया, और ये ब्याज होता है, यानी इंटरेस्ट होता है, यानी 5 की चीज 6 हो गई, यानी ₹1 इंटरेस्ट है, अब हमें ₹6 देना है बैंक को, तो 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो जब भी 2 में दे, 3 में दे, तो उसकी पावर होती चली जाती है, यानी 5 की चीज 6 पहले साल, फर्स्ट ईयर में। और अगर कहे सेकंड ईयर भी है, 2 इंस्टॉलमेंट है तो सेकंड ईयर में दी, तो इसकी पावर 5 की पावर 2 और 6 की पावर 2, ऐसे। अगर 3 कह देता तो 5 की पावर 3, 6 की पावर 3। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हमें तो पता है कि उसने कहा कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया है, तो हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट को इक्वल बनाएंगे, यानी यहाँ 36 है, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इधर 6 से मल्टीप्लाई करा है तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में 30 का पैसा हमने 36 दिया है, और इधर 25 का पैसा हमने 36 दिया है, और वो क्या कह रहा है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है, यानी 36 की वैल्यू बतानी है हमें। इसे ऐड कर लो, 55 और ये 72। 55 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, मतलब ये वो हुआ ना कि जो हमने लोन लिया, 55 की वैल्यू हमें दे रखी है 66550, और हमें 36 की बतानी है। काट दो इसे, 10 को काट देंगे, इंटू 2 हो जाएगा, 5 से काटा ना, ये 11 आ गया, 605। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो 605 को 72 से, यही आएगा। 605 को अगर हम 72 से करें, 5 टू 10, 12, 35 और 42, तो ये आ गया 534560, 43560, ये आंसर। देख लेना, जिसे समझ ना हो दोबारा, जो भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं नीचे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, सेट हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करेंगे, और ये सेट से आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अधिक सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, फॉर्मूला सीख रहे हैं, ऐसे ही हम आगे सीरीज़ को जारी रखने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इस सेट को कम से कम 2 बार लगाने की कोशिश करें, और ये सेट की सीरीज़ हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम तक निरंतर जारी रहे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।